Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. This is your instructor निखिल सर back with a very new video lecture. बच्चों आज हम लोग आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे कि क्लास 9th में क्या क्या सिलेबस है आप लोगों का और इस पूरे साल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेज एज यूजुअल आप लोगों की चल रही हैं. मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास 9th के लिए अपलोडेड हैं और कुछ बहुत सारे नए लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं, जिसमें से कि एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो कि है ट्रायंगल्स. वो ट्रायंगल के वीडियो लेक्चर उम्मीद करके रखिए आपके संडे या फिर मंडे को आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा. ट्रायंगल्स मैंने पढ़ाया हुआ है बट फिर से हम नए सिरे से उसको स्टार्ट करेंगे. और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हो क्लास 9th में. क्लास 10th की भी क्लासेस एज यूजुअल स्टार्ट हो चुकी हैं और 9th में बच्चों का यूनिट टेस्ट भी चल रहा है, तो परेशान मत होइए. ये आने वाला हो यूनिट टेस्ट, फिर भी चिंता मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए. आज हम बात करेंगे क्लास 9th सिलेबस का. क्लास 9 सिलेबस क्या है 2024 एंड 25 के लिए. तो बच्चों जो पहला चैप्टर है आपका, ये आपका है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. क्या है? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. अब बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज आते हैं कि सर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या हमें लैंग्वेज केमिस्ट्री का पढ़ना है, केमिस्ट्री का भी कोई अलग से लैंग्वेज आता है क्या? देखो बच्चा, यहाँ पर ना हम लोग बात करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसके हम लोग बात करते हैं सिंबल्स की, उसके एटॉमिक मास की, उसके एटॉमिक वेट की. इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या बात करते हैं, इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं. अच्छा, तीन चीज़ें होती हैं. एक तो आपका होता है एटम, एक आपका होता है मॉलिक्यूल. ये चीज़ यहीं पर मतलब समझते हुए चलो. एक होता है आपका एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, एक आपका होता है बच्चा कंपाउंड. तो एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप में से कोई बता सके तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज़ मैं बताता हूँ कि एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है. समझो, जैसे मान लीजिए हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 120 मान के चलो, बट अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं. हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं. आ रही बात समझ में? अब इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है आपका H, यानी कि हाइड्रोजन. अब देखो, हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H. हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं. सेम इसी तरीके से सेकंड जो है बच्चा वो है आपका हीलियम. हीलियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? HE से डिनोट करते हैं. अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान समझो, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल, यानी कि क्या है इसका एलिमेंट का सिंबल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स भी बोलते हैं. यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में? तो 118. जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आपका एक एलिमेंट है, हीलियम आपका एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, टिन एक एलिमेंट है और लेड भी आपका क्या बच्चा एक एलिमेंट है. चलो, बट एलिमेंट तो ठीक है, अच्छी बातें समझ में आ गया. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ बच्चा कि एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं ना. देखो, जैसे मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, अगर हम H की बात करें, हाइड्रोजन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर क्योंकि ये अकेले है इसीलिए ये आपका क्या है? एटम है. मैंने लिख दिया HE, मैं बोला बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर क्योंकि ये भी अकेले है तो ये भी आपका क्या हो गया? एटम हो गया. मैंने लिख दिया Li, लिथियम अकेले आ गया तो ये भी क्या हो गया? एटम हो गया. मैंने कार्बन लिख दिया, ये भी एटम हो गया. नाइट्रोजन भी एटम हो गया, एल्यूमिनियम भी एटम हो गया, जिंक भी एटम हो गया. पहली चीज़ तो ये बच्चा, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप लोग 30 तक पीरियोडिक टेबल कम से कम तो लर्न कर ही लो. 30 तक पीरियोडिक टेबल आप कम से कम लर्न कर लो. वो मैं इस वीडियो के एंड में एक दे दूंगा, मतलब ग्राफ या फिर फोटो, वो आप देख करके उसको लिख लेना और लर्न कर लेना. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर कोई एलिमेंट एक बार आया है तो वो आपका क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा. आ रही बात समझ में? अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि सर ये तो आपका है एटम, एक और H को ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? सर ये आपका हो गया एटम. ये भी आपका क्या है? एटम है. जब दोनों मिल गया तो क्या बना दिया? H2 बना दिया. क्या बना दिया? H2. यानी कि जब एटम और एटम मिलते हैं तब ये आपका क्या बना देते हैं? तब ये आपका बना देते हैं बच्चा मॉलिक्यूल. क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल. सपोज करो अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया C+C, यानी कार्बन प्लस कार्बन, तो ये अकेला आया है तो ये एटम है, ये अकेला है तो ये एटम है, लेकिन जब ये मिलके C2 बना दिया तब ये आपका क्या हो गया बच्चा? ये आपका मॉलिक्यूल हो गया. तो ये डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल में. अब अगर नेक्स्ट बात करें, अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि अच्छा आप ये बताओ C10 क्या है, मैंने आपसे बता दिया बताओ N7 क्या है, मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि F6 क्या है, ये एटम है या मॉलिक्यूल? तो देखो, पहली बात तो ये बच्चा है कि एटम तो होगा नहीं, क्योंकि एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन कितनी बार आया? 10 टाइम्स आया है. यहाँ पर नाइट्रोजन 7 टाइम्स आया है. यहाँ पर फ्लोरीन 6 टाइम्स आया है.
है ना। तो अब तो कि यहाँ पर कार्बन आपका 10 टाइम्स आ गया है बच्चा, तो ये आपका क्या होगा, क्या ये आपका एटम है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, क्योंकि कार्बन कार्बन कार्बन, अब 10 बार कार्बन आया, कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन, तो ये अलग अलग बार आया है, तो एटम 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 मिलकर क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा आप ये बताओ कि C10 क्या है, तो आप कहेंगे सर मॉलिक्यूल है। अगर आपसे कोई पूछे कि N7 नाइट्रोजन क्या है, 7 टाइम्स आ गया, तो ये भी आप क्या बताओगे कि सर ये आपका मॉलिक्यूल है। F6 भी आपका क्या है सर, तो ये भी मॉलिक्यूल है। अगर मान लो मैंने लिख दिया Zn12, ये भी क्या है, तो ये भी आपका क्या है सर, मॉलिक्यूल है। ध्यान समझिएगा, बट एटम मॉलिक्यूल समझ गए। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि ठीक है बच्चा ये बताइए, जैसे मान लो हाइड्रोजन 2 टाइम्स आ गया, क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये आपका मॉलिक्यूल है। मैंने बोला ऑक्सीजन अकेले आ गया तो क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये 1 टाइम्स है, तो ये आपका क्या होगा, एटम। ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है। ध्यान समझो, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है। एटम नहीं समझ में आ तो एलिमेंट समझ लो कि ऑक्सीजन इज एन अनदर एलिमेंट और हाइड्रोजन भी आपका क्या दूसरा एलिमेंट है। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तभी आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान समझो। अगर मैं बात करूं कि अच्छा ये बताइए बच्चा C2 क्या है, तो आप कहोगे कि सर C2 जो है आपका, ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। O2 क्या है, तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये मिलके CO2 बना देगा तब ये क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे कि सर ये हमारा बन गया कंपाउंड। कंपाउंड क्यों बन गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाता है, आपका मॉलिक्यूल बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम आपका एटम है। यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरीन, तो सोडियम इज एन एटम, क्लोरीन इज एन एटम। ये दोनों जब मिल गए तो आप कहोगे कि सर NaCl क्या है, तो ये आपका मॉलिक्यूल या फिर यही आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड क्यों कहलाएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स मिल करके एक नया एलिमेंट बना रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। एटम यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक बार आया है तो आपका एटम हो गया। अगर वही एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आया, बट सिंगल एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आया, तो वो आपका क्या हो जाएगा सर, वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल। बट अगर दो डिफरेंट एटम्स आकर के मिल रहे हैं तब वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम, जब दोनों मिल गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। CO आपका क्या बन गया सर, तो ये आपका हो गया कंपाउंड। क्या हो गया ये बच्चा, आपका कंपाउंड हो गया। तो हालांकि आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होगा। देखो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ना हम बैलेंस करना सीखेंगे किसी भी इक्वेशन को, कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो 4 टाइप का होता है। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा आपका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। इसमें बैलेंसिंग भी सीखेंगे, किसी एलिमेंट का कौन कौन सा सिंबल होता है उसको भी हम देखेंगे कि N2 है तब क्या हो जाएगा, N6 आ गया तब क्या हो जाएगा, C2 आ गया तब क्या हो जाएगा, C6 आ जाए तब क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये आपका था पहला पार्ट जो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी जितने भी आपके केमिस्ट्री के सिलेबस है उसको आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला बच्चा मतलब सेकंड चैप्टर है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस कब कब होते हैं, केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहले आप लोग पढ़ते हो ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के अंदर से लोहा रखा हुआ है, उसे पानी वाने पड़ा बहुत ज़्यादा तो उस पर जंग लग जाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वो क्या है, केमिकल चेंज है। दूध से दही बन जाना, ये आपका क्या है सर, केमिकल चेंजेस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना पहले कि टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कि केमिकल चेंजेस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंज, एनर्जी भी तो चेंज होता है। देखो एनर्जी क्या होता है, सिंपल से में अगर हम लोग बात करें एनर्जी का, तो हमारे दूर तक देखने की, सुनने की, सोचने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही तो एनर्जी होता है। यानी हम जो भी काम कर सकते हैं वो एनर्जी से ही तो करता है ना। यानी एनर्जी क्या है भाई, हमारे अंदर है, और एनर्जी के ही वजह से हमको जो भी चीज़ें होती हैं वो कर पाते हैं। ठीक, अब देखो एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2 + O2, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, H2O बना दे रहा है।
यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो वही हमें पढ़ना है कि एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज जब भी होता है तो उसमें एनर्जी चेंज कैसे हो जाता है, या फिर एनर्जी चेंज जब होता है तो केमिकल चेंज कैसे होता है। फिर वाटर में पढ़ना है सर, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट होता क्या है, दो चीज़ें होती है ना। आपने पढ़ा होगा पहले सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घोल। घर में अगर किसी का तबीयत खराब होता, चक्कर वक्कर आता है, तो बोला जाता है कि भाई इनको नमक चीनी पानी का घोल दो। यानी पानी में क्या मिलाया जाता है, सॉल्ट भी मिलाया जाता है एंड शुगर भी मिलाया जाता है। सारी बात समझ में। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ जिसमें किसी भी चीज़ को डालने पर वो घुल जाता है। 3 चीज़ें होती है, इससे पहले समझो। पहला क्या होता है बच्चा, आपका होता है सॉल्यूट, ठीक, प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिलकर के क्या बना देता है, ये आपका मिलकर के बना देता है सॉल्यूशन। क्या मिलकर के बना देता है, सॉल्यूशन बना देता है। जैसे सॉल्यूट में आप सिंपल से में क्या ले सकते हो, ले लो आप सॉल्यूट। सॉल्यूट में जैसे मान लो सॉल्वेंट क्या होता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, और पानी के अंदर आप क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट मतलब घुल जाने वाला, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर आप वो चीज़ को घोल रहे हो, वो मिलकर क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। यानी नमक को पानी में आपने डाला, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। चीनी को आपने पानी में डाला, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। दूध वाले आते हैं आपके यहाँ पर दूध देने के लिए, तो दूध में पानी मिला देते हैं ना, है ना। तो वो रहता है दूध ही है, लेकिन क्या होता है, पानी मिल जाता है उसमें ना। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ें मिलाई जाती हैं। सॉल्वेंट होता है जिसमें मिलाई जाती हैं, और वो मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, याद रखना। तो वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर के अंदर कुछ भी डालो क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पानी को हमने डाल दिया अगर तेल के ऊपर, तैरेगा क्यों, क्योंकि डेंसिटी का मैटर करता है यहाँ पे, ठीक। डेंसिटी यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि यार पेट्रोल में अगर आग लग गया तो उसको पानी से हम नहीं बुझा सकते ना। क्यों नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जो डेंसिटी होता है वाटर का, वो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट्रोल ऊपर ही रहता है, तो आग जल्दी नहीं बुझता। फिर सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ना है। हार्ड वाटर एक तरीके से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं D2O, ड्यूटीरियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं, D2O होता है, ये पढ़ेंगे तो बताएंगे। सॉफ्ट वाटर नॉर्मली H2O। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, एटॉमिक बॉन्डिंग क्या क्या होता है, उसके बारे में चीज़ों को पढ़ना है। इसमें आपका आएगा स्ट्रक्चर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें। फिर आपका ऑक्टेट रूल है। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पहले हम इसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लो बच्चा, यहाँ पर मैंने 10 एलिमेंट्स का नाम लिखा, 1 2 3 4 5, चलो 5 लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 एलिमेंट्स का मैंने नाम रखा ना। तो इनका जो सीरियल नंबर होता है आने का बच्चा, यही इनका क्या होता है, यही इनका होता है एटॉमिक नंबर। यही क्या होता है बच्चा, यही होता है एटॉमिक नंबर। यानी अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले नंबर पे आता है तो 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर 5वें नंबर पे आता है तो 5। मैंने बोला जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ, तो 30 नंबर पे आता है सर, तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। मास नंबर क्या होता है बच्चा, ये इनके सर पे आता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का एटॉमिक मास 4, लिथियम का आपका होता है कितना, 7 होता है। तो ये किस तरीके से आता है, ये सारी चीज़ें आपको निकाल करके बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं या मास नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6C12। 6 क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 12 क्या है इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखेंगे, एटॉमिक मास यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चा, ऑक्टेट रूल में होता है आपका KLMN। यानी KLMN में क्या होता है, 2 8 8 18, यानी कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं उसमें। ऑक्टेट रूल में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स रह सकते हैं या 18 एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि KLMN होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगा, नहीं पता है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम डीपली बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो जैसे मान लो ये आपका क्या होता है सर, ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे किससे मिलकर के बना है, तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। इसके बाहर क्या होता है, जो इसको ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ पर क्या मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। न्यूक्लियस किससे मिलकर के बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इसी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जो भी एलिमेंट्स आता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे कार्बन का, कार्बन में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 6। तो बाहर हम कितने भरते हैं, 2, बाकी 4 कहाँ पर भरेंगे, इस तरीके से बाहर भरेंगे। इसको बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर।
ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बच्चा, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर के जो बना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि दो बॉन्ड एक साथ जब मिलेंगे तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। फिर हम पढ़ेंगे द पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें आता है डोबेनियर ट्रेट्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये आपका होता है CS यानी सीजियम, और ये आपका होता है FR। तो ये सारी चीज़ें ना, तो डोबेनियर ने क्या बताया था सर, इन्होंने बताया था कि इसका जो एटॉमिक मास होगा और इसका जो एटॉमिक मास होगा, इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है कि इन्होंने इस तरीके से इसको ग्रुप में लिया और लेने के बाद उन्होंने क्या बोला कि पहले वाले का और तीसरे वाले का जो हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। बट ये क्या हो गया, फेल हो गया। फिर क्या निकल करके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इनका ऑक्टेव रूल आ गया कि मतलब 8 एलिमेंट्स है तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये भी फेल हो गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो बच्चा, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता तो दिया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूक्लियस, बट यहाँ पर बात करते हैं ना कि इनका आखिर डिस्कवरी किसने किया था। ये भी तो बात करता है ना कि आप ये बताओ कि सर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में बता तो रहे हो, बट इसका डिस्कवरी भी तो किसने किया होगा। तो चलिए 2-3 चैप्टर्स और बचे, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इनका डिस्कवरी किसने किसने किया था। और इस पूरे साल के अंदर क्लास 9th में ये 8 चैप्टर्स ही हमें पढ़ने, इससे बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। और यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बेहतरीन ढंग से एकदम डीपली जा करके सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और बच्चों एक चीज़ और, ऑनलाइन क्लासेस आपकी जूम एंड गूगल मीट ऐप पर भी चलती हैं, जहाँ पर मैं आपको इंडिविजुअली क्लास देता हूँ और उसका कुछ फीस भी है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8887508900 पर आप कॉन्टैक्ट करना, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और क्लासेस 1.5 घंटे की होती हैं, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती हैं, तो वहाँ पर आकर के लाइव आप मुझसे पढ़ सकते हो। बाकी संडे को एज यूजुअल लाइव हम आते ही हैं। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, उसको आपको बता देते हैं। तो लास्ट के इन तीनों चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूर, बट पहले हम जानेंगे बच्चा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था। इसके लिए ना आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। वो आपका क्या है बच्चा, ये है आपका ईटा पर नाचे। क्या है सर, ईटा पर नाचे। ई फॉर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब क्या होता है सर, टी का मतलब होता है थॉमसन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो ईटा यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने। पी फॉर होता है बच्चा आपका प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन लोग बोलते हैं कि गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवरी किया था। क्यों और कैसे ऐसा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि गोल्डस्टीन ने क्या किया था प्रोटॉन की डिस्कवरी में और रदरफोर्ड ने क्या किया था इसके प्रोटॉन के डिस्कवरी में। बट पहले आप ये जानो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ना से क्या होता है बच्चा आपका, न से आपका होता है बच्चा न्यूट्रॉन, और च से क्या होता है, ये होता है आपका चैडविक। क्या होता है, चैडविक साहब। इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो ईटा पर नाचे यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक ने। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानोगे। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलो अब देखो, अब स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चा कि हाइड्रोजन क्या होता है ना, किसी भी, पहले तो ये आप जानो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है आपका, हाइड्रोजन। सबसे छोटा या सबसे हल्का गैस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर हम वाटर की बात करें H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन आता है। अगर हम बात करें H2S, यहाँ पर वाटर आता है। अगर हम बात करें OH माइनस आयन या OH की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है बच्चा, कोई भी एलिमेंट एसिड है कि बेस है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो बहुत डिटेल में, बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चा ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, तो सबसे हल्की गैस, सबसे अच्छी गैस, सबसे बढ़िया गैस, सबसे ज़्यादा यूजफुल गैस क्या है, हाइड्रोजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में।
फिर आता है बच्चा स्टडी ऑफ गैस लॉज। गैस लॉज की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्सियस की, यहाँ पर हम बात करते हैं केल्विन की, यहाँ पर हम बात करते हैं र्यूमर की, और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ गैस लॉज की जब बात करेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूर। जैसे हमारा जो थर्मामीटर होता है उसमें जो हम लोग बुखार नापते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार इनको तो 98 डिग्री बुखार है, इनको तो 102 डिग्री बुखार है, अरे भैया हमको 104 डिग्री बुखार है। तो डिग्री तो बोलते हैं बट उसको मेज़र किस में किया जाता है, उसको फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। हमारे रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 25 से 28 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेल्सियस में, केल्विन में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ के बारे में पढ़ना जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। किसके बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो कब होता है बच्चा, एब्सोल्यूट ज़ीरो तब होता है जब आपका केल्विन क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ओके यानी कि ज़ीरो केल्विन, इसको क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो केल्विन पढ़ेंगे। ओके मत पढ़ना अब, ये आपका होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। केल्विन की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, 273 डिग्री होता है या 273 केल्विन होता है। लेकिन जब यही ज़ीरो हो जाता है तब क्या हो जाता है बच्चा, ये आपका होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो ही क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर बच्चा आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। पहले हम बात करते हैं एसिड रेन का कि एसिड रेन होता क्या है। जैसे मान लो बच्चा हमारे यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ से बहुत सारे धुआं निकल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे गैसेस निकल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिलकर के क्या बना देते हैं, तेज़ाब का काम करते हैं ना, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। और ये इतना खतरनाक होता है कि ये जब जा कर के मिलता है नॉर्मली वाटर में H2O में, तो उसको क्या कर देता है बच्चा, ये उसको ये कर देता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, है ना। और वही पानी क्या होता है, जब इवेपोरेट होता है और जब बारिश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन को आप लोग सिंपल से तरीके से ये समझो कि हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसका जो pH होता है वो 6.8 से 8 समथिंग होता है। नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसका जो pH होता है वो 6.8 से 8 के बीच में कुछ होता है। बट अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन वाला जो होता है उसका pH जो होता है वो आपका होता है 4 to 5। देखो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो भी पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं pH। ठीक, तो 7 से कम जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक। 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं, बेसिक। और अगर आपका 7 है तो ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इवन हमारा जो सलाइवा होता है उसका भी pH कितना होता है। फिर हमारे अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस होता है। हमारा एब्डोमेन यानी कि स्टमक की बात करें तो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, इसका pH वैल्यू कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप इतना जानो कि जो एसिड रेन होता है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे बस हो गया, गाड़ियाँ हो गई, उनसे जो निकल रहे हैं धुएँ, वो क्या हो रहा है कि भाई वो जा तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहा है। बारिश हो रहा है तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं, हमारे सीधे वाटर में जा रही हैं, नॉर्मल वाटर में जा रही हैं। तो उसका pH क्या हो जा रहा है, क्योंकि हमारे ड्रिंकिंग वाटर का pH तो कम है, वो ज़्यादा pH है, तो वो जब पानी के अंदर जा रहा है तो एसिड बन जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि भाई इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें बच्चा, तो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हर जगह का पेड़ काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं ना। इससे क्या हो रहा है साहब, देखो सबके घर में आजकल AC लग रहा है, तो AC लग रहा है तो भाई जाहिर सी बात है पीछे तो क्या करेगा, वो आपका गर्म हवा निकालेगा ही। फिर हम बात कर लें फ्रिज का, तो फ्रिज ठंडा रखने के लिए बाहर क्या होता है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बाहर की अगर हम बात करें तो हमारे जो कंक्रीट होते हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चा, यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना ये सब, तो ये क्या है, आपके हार्मफुल गैसेस ही तो हैं। ये जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग ही हो गया। फिर हम लास्ट बात करें ओजोन डिप्लीशन का, तो ओजोन लेयर, जो हमारा ओजोन लेयर होता है ना बच्चा, एक आयनोस्फीयर होता है, फिर आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, जो लेयर्स होते हैं इनमें सारी चीज़ें होती हैं। ओजोन डिप्लीशन में हम लोग इसी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्मफुल हो रहा है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्यों बुरा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही क्यों नहीं है। चैप्टर का नाम ही है ना एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, यानी एटमॉस्फेयर में होने जितने भी पॉल्यूशन है उनके बारे में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपके चैप्टर का कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हुई होंगी।
और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, बहुत मन से लगे रहिए। और आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम लोग एक एक चैप्टर से अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि क्लासेस आपकी चल रही हैं और रेगुलर चलेंगी, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भाई मेरे पुराने वाले छात्र, सपोर्ट तो है ही आपका। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।